बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि मापन क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, मापन की अवधारणा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक मापन। शिक्षा के क्षेत्र में मापन का क्या अभिप्राय है? मापन क्या होता है? मापन जो है इसकी मापन जो है वो बहुत प्राचीन तरीके से, बहुत प्राचीन समय से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी चीज मापना, ये हमारा मापन कहलाता है। दैनिक कार्यों में भी हम किसी तरीके से हम इस मापन का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज हम नापते हैं। यदि हम रोज के अपने दैनिक जीवन में देखें तो मापन का कार्य बराबर ही हमें रोज ही इस्तेमाल कोई ना कोई चीज करनी पड़ती है। अगर हम कोई चीज, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम दूध लेते हैं तो वो भी हम नाप कर लेते हैं। 1 लीटर दूध वाला हमें 1 लीटर दूध नाप करके देता है। ठीक है, कोई चीज हमने कपड़े खरीदे तो कपड़े की भी नाप 1 मीटर, 1 इंच, जितना भी 1 सेंटीमीटर जितना भी हुआ वो हमने एक नाप के आधार पर लिया। तो कहीं ना कहीं जो मापन है हमारा वो डेली की चीज है। डेली दैनिक जीवन में हम इसका प्रयोग करते हैं। और मापन जो है वो कहीं ना कहीं हम संख्यात्मक रूप में भी और गुणात्मक रूप में, दोनों रूप में करते हैं। संख्यात्मक रूप में कि जहाँ पर हम कोई भी चीज, जब हम संख्या के आधार पर, कोई भी चीज अंकों के आधार पर जब हम इस चीज को नापते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि कोई कपड़ा हमने 1 मीटर लिया, 1 मीटर ये हमारा मापन अंकों के आधार पर हो गया। ठीक है, तो जब हम कोई चीज अंकों के आधार पर जब हम कोई चीज मापते हैं तो ये हमारा अंकों के आधार पर जो चीज हम संख्यात्मक रूप में जब किसी चीज की नाप लेते हैं या उसकी मापतौल करते हैं तो वो हमारा मापन कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है मापन। शिक्षा के क्षेत्र में मापन का अभिप्राय है मानव की दैहिक और मानसिक विशेषताओं को नियमों के आधार पर, मानव की दैहिक यानी कि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों ही विशेषताओं को नियमों के आधार पर, प्रतीकों यानी कि जो सिंबल्स होता है उसके आधार पर अंकों या संख्याओं के रूप में अभिव्यक्त करना। जैसे अभी हमने बताया कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज हम मापन करते हैं तो वो मापन संख्यात्मक रूप में भी हो सकता है और गुणात्मक रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम कोई चीज मापन संख्या के रूप में करते हैं या हम किसी गुण के रूप में जब हम कोई चीज नापते हैं तो नापना, कोई चीज यहाँ पर नापना ही हमारा मापन कहलाता है। अब हमने अपने क्लास में, इस समय मान लीजिए हमने क्लास ले रहे हैं और क्लास में बहुत से बच्चे बैठे होते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, तो कोई बच्चा कहीं से आ रहा, कोई बच्चा कहीं से आ रहा। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो पहला बच्चा है वो कितनी दूर से आया है, दूसरा बच्चा कहाँ से आया है? वो हम कोई भी चीज जब हम उसकी दूरी को जब हम संख्या में नापते हैं तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि वो बच्चा, पहला बच्चा जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी से आया, दूसरा बच्चा है वो 2 किलोमीटर की दूरी से आया। ये जो हमने संख्या के आधार पर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर जो हमने इसके मापन किया, यही हमारा मापन कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मापन का क्या अभिप्राय? अब चूंकि हम यहाँ पे शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम मापन किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो मनुष्य की जो शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं होती हैं, जो उसके गुण होते हैं, उसके आधार पर, अंकों या संख्याओं के आधार पर जब हम कोई चीज अभिव्यक्त करते हैं, उस चीज को प्रकट करते हैं, वो हमारा मापन कहलाता है। मापन स्पष्ट रूप से परिणाम से संबंधित होता है कि जो भी हमें परिमाणात्मक या मात्रात्मक रूप में जब हम कोई चीज मापते हैं तो वो हमारा मापन से संबंधित होता है कि क्या उसका परिणाम है। ठीक है, मापन से संबंधित बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत से विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो उसमें एक परिभाषा टैडलर की है। टैडलर ने क्या कहा कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है कि मापन जो है वो एक प्रक्रिया है और उसके रूप में हमने उसको परिभाषित किया जिसमें व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषताओं का सांख्यिकी या आंकिक वर्णन होता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति या वस्तु है उसकी जो अपनी गुण होते हैं उसको हम सांख्यिक या आंकिक रूप में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
दूसरा स्टीवेंस की डेफिनेशन है। स्टीवेंस ने क्या कहा कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार किसी वस्तु को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार जो चीज जो मापन में हमने 1 इंच, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी हमने कोई जो संख्या निर्धारित की, वो सभी के लिए एक स्वीकृत नियमों के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए हमने किसी दुकानदार से 1 मीटर कपड़ा दिया, मांगा उससे कि 1 मीटर कपड़ा हमें दे दो, तो जो 1 मीटर कपड़े की जो नाप उसके पास होगी वही दूसरे दुकानदार के पास भी होगी, वही नाप तीसरे दुकानदार के पास भी होगी। यानी कि जो भी 1 मीटर जितना भी होता है, मान लीजिए 1 मीटर इतना है, तो 1 मीटर ये सभी के लिए इतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक दुकानदार है उसको 1 मीटर इतना दे दे, दूसरा दुकानदार इतना दे दे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये 1 मीटर की नाप जो है ये एक स्वीकृति नियमों के आधार पर है और सभी ने इसको परिमाणित किया है कि ये 1 मीटर इतना ही होगा। तो अगर जब तक मेरा कपड़ा इतना नहीं होगा वो 1 मीटर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे वही चीज कही गई है कि किन्हीं स्वीकृति निश्चित, यहाँ पे निश्चित स्वीकृत नियम क्या हमने बताया कि ये 1 मीटर जो है वो एक निश्चित स्वीकृत है, इसको सभी ने माना है कि ये 1 मीटर ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार जब हम किसी वस्तु को कोई अंक प्रदान करते हैं या संख्या प्रदान करते हैं तो वही चीज हमारी मापन कहलाती है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हमारी अगली है कैम्पबेल के अनुसार। कैम्पबेल जो है उन्होंने क्या कहा कि नियमों के अनुसार, जैसा अभी हमने बताया जो नियम है उसके अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना हमारा मापन होता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटना हो, उसको जब हम अंकों में मापते हैं तो वो चीज हमारी ये अंकों में या संख्याओं में जब हम व्यक्त करते हैं तो वो चीज हमारी मापन कहलाती है। एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब मान लिया हमने पूछा भाई एक क्लास में कितने स्टूडेंट, अब पता चला कि एक क्लास में जो है वो 20 स्टूडेंट है, तो ये जो 20 हमारी जो संख्या आई इसका हमने मतलब हमने स्टूडेंट का मापन किया कि कितनी संख्या का मापन किया और हमें पता चला कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो ये जो 20 स्टूडेंट है यही हमारा मापन कहलाया। ठीक है, तो मापन क्या है ये अभी हमने देखा कि उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि मापन के क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, मापन के 2 प्रकार होते हैं, परिमाणात्मक या मात्रात्मक मापन। ठीक है, जैसा कि अभी हमने कहा जब हम किसी भी चीज को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो वो हमारा जो मापन कहलाता है वो मात्रात्मक मापन कहलाता है। ठीक है, कोई ऐसी वस्तु जिसमें आकार, विषय वस्तु, परिणाम आदि गुण हो, ठीक है, और जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, जिसकी उपस्थिति अनुभव की जा सकती है, वो हमारा मात्रात्मक मापन कहलाता है। ठीक है, कि कोई भी वस्तु जिसमें आकार हो, विषय वस्तु हो, परिणाम हो, आदि गुण हो, परंतु उन चीजों को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। 1 मीटर कपड़ा जिसको हम आंखों से देख सकते हैं और उसको हम दोबारा भी अगर चाहे चेक करना तो भी हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो परिमाणात्मक या मात्रात्मक जो मापन होता है इसको हम उसकी उपस्थिति भी अनुभव हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ मेरे पास क्लियर है कि उस क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो ये जो 20 संख्या है ये हमारी मात्रात्मक मापन कहलाई। ठीक है, और इसे हम दूरी, लंबाई, इंच, फुट, गज आदि में नाप सकते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो भी मापन होता है, जो मात्रात्मक मापन होता है, उसमें सबसे एक गुण सबसे अच्छा ये होता है कि इसमें विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। विश्वसनीयता का गुण क्या, अब हम विश्वसनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई चीज हमने एक बार कोई परीक्षण किया, कोई भी टेस्ट हमने किया और जो उसका रिजल्ट आया उसको हमने दोबारा फिर उसी परीक्षण को किया और फिर उसका रिजल्ट सेम आया, तो जहां पर जो उसका रिजल्ट है वो सेम हो, वो हमारी चीज विश्वसनीय कहलाती है। ठीक है, तो जो ये मात्रात्मक मापन होता है, मात्रात्मक मापन में जो भी चीज हम जो नापते हैं वो
उसमें विश्वसनीयता का गुण होता है। विश्वसनीयता का गुण कैसे कि अब हमने मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा लिया, उस 1 मीटर कपड़े को हम चाहे जितनी भी बार नापेंगे वो कपड़ा जो है 1 मीटर ही रहेगा, वो 1 मीटर कपड़ा वो 2 मीटर नहीं बदलेगा। ये क्या हुई, ये जो हमारी ये जो बार बार उस चीज को नापने पर भी उसकी जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है कि भाई वो 1 मीटर है तो वो 1 मीटर ही रहेगा। तो जहां पर इस तरह की जब संभावना होती है, ऐसी स्थिति होती है कि जो उसका रिजल्ट सेम होता है, वो हमारी विश्वसनीयता कहलाती है। और ये गुण हमारे मात्रात्मक मापन के अंतर्गत होता है। ठीक है। दूसरा हमारा होता है गुणात्मक मापन। गुणात्मक मापन क्या होता है कि इसका प्रयोग जो है हम शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। मापन हम तब भी करते हैं चाहे हम संख्या रूप में करें या हम गुणात्मक रूप में करें। अब मान लीजिए हमने किसी क्लास के बच्चों की संख्या गिन ली, तो वो हमारी जो संख्या रूप में हमने करा वो हमारा मात्रात्मक मापन हो गया। अब मान लीजिए किसी और चीज का, मान लीजिए किसी बच्चे की हमें बुद्धि का मापन करना है, ठीक है, उसकी उपलब्धि का मापन करना है। तो जब हम इस तरह से किसी चीज का मापन करते हैं तो उसकी बुद्धि या उपलब्धि का जो हम मापन करते हैं वो हमारा गुणात्मक मापन, क्योंकि हमने उसकी गुण या विशेषता का हम मापन कर रहे हैं, उसकी बुद्धि कितनी है, उसकी बुद्धि कैसी है, तो इसका मापन हम कर रहे हैं, तो ये गुणात्मक मापन कहलाता है। ठीक है। अब मान लीजिए गुणात्मक मापन में क्या होता है कि यह आत्मनिष्ठ तथा अनिश्चित होता है, इसीलिए यह जटिल होता है। मानसिक तथा गुणात्मक मापन की इकाइयां एक जैसी नहीं होती। इसमें मात्रात्मक मापन में जो भी मापन की इकाइयां होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है, परंतु गुणात्मक मापन में उनकी जो इकाइयां हैं वो एक जैसी नहीं होती है, उसमें विश्वसनीयता का गुण का अभाव रहता है। ठीक है। क्यों रहता है कि अब मान लीजिए हमने एक बच्चे को बोल करके एक बच्चे को हमने कहा कि 300 शब्दों का निबंध लिखिए, ठीक है, उसकी हमें बुद्धि परीक्षण देखना है, हमें बुद्धि उसकी मापनी की कैसे क्या है कि वो बच्चे को उसको दे दिया कि हमने एक निबंध लिखिए 300 शब्दों का। अब जब हमने उसका मूल्यांकन किया तो हमने देखा कि उन 300 शब्दों के में बीच में हमारी 40 गलतियां भी हो जाती हैं। वो जो 40 गलतियां हैं उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब उसमें जो 40 गलतियां हैं तो उस बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है। क्यों? हो सकता है कि उस बच्चे को जिसने बोला हो, जिसने उस बच्चे को ये निबंध बोल के लिखवाया हो, उसने गलत बोला हो, गलत शब्दों का चयन किया हो, या जो शब्द बोले गए हो वो बहुत कठिन शब्द हो और उस बच्चे ने उस चीज को नहीं समझ पाया हो। तो कहीं ये चीज पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि वो बच्चे के अंदर बुद्धि ही नहीं है या उस बच्चे के अंदर जो उसकी भाषा शैली है वो खराब है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक जो है हम पूरी तरह से निश्चित तक नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आत्मनिष्ठ तथा अनिश्चित होता है और उसमें विश्वसनीयता भी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि आज जो उस बच्चे को जिसने भी ऐसे बोला हो उसने क्लियर ना बोला हो तो उस बच्चे ने 40 गलतियां उसमें की, लेकिन जब दोबारा हम फिर उसी चीज को बच्चे को करने को देते हैं और मान लीजिए किसी दूसरे ने बोला हो और उसने बिना किसी गलती के किया हो, तो क्या हो दोबारा बच्चा उस गलती में मतलब कोई भी कमियां हो सकती है उसकी गलतियों में, हो सकता है गलतियां उसकी 30 ही रह जाए या हो सकता है उसकी एक भी गलती ना रहे। तो कहीं ना कहीं हम उसके परिणाम में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, कि हम बिल्कुल पक्का नहीं कह सकते कि वो बच्चे का जो भी मापन है वो पूर्ण रूप से सही हुआ। ठीक है। तो ये जो हमारे मापन के जो 2 प्रकार थे, परिमाणात्मक या मात्रात्मक मापन और दूसरा हमारा गुणात्मक मापन। मात्रात्मक मापन जो है वो लंबाई, इंच, फुट, गज आदि में हम नाप सकते हैं। गुणात्मक मापन की जो इकाइयां हैं वो एक जैसी नहीं होती है और इसका संबंध जो है वो मानसिक मापन होता है, यानी कि बालक की बुद्धि का मापन होता है। ठीक है। तो लेकिन ये दोनों ही तरह के हम मापन होते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि जो भी चीज हम संख्या रूप में नापते हैं वही मापन है। मापन संख्यात्मक रूप में भी होता है और गुणात्मक रूप में भी होता है। धन्यवाद।